जी फी फॉर टेक्निकल सर्विस। अच्छा भाई, तीन चीज़ें आएंगी फी फॉर टेक्निकल सर्विस में। किसी साहब ने जाके किसी कंपनी में मैनेजरियल सर्विसेज दे दी, किसी साहब ने जाके किसी कंपनी में टेक्निकल सर्विसेज दे दी, जैसे मशीन कैसे चलानी है ये बता दिया, या किसी साहब ने जाके किसी कंपनी में कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दी, मशवरा दे दिया। तो मिसाल के तौर पे वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके मशवरे दे दिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी। अब 1-2 घंटे के लिए गया होगा, जाके सर्विसेज दे के आ गया होगा। तो ये जो पैसे उसको मिले होंगे, ये पैसे पीरियोडिकल मिल सकते हैं। पीरियोडिकल का मतलब है कि थोड़े थोड़े करके और लमसम, ये इकट्ठे मिल सकते हैं। अबे किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं तुझे? कहते हैं मैं गया था, मैंने मैनेजेरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस दी थी, इंक्लूडिंग सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। असल में जब ये टेक्निकल लोग जाते हैं तो साथ अपना टेक्निकल स्टाफ लेके जाते हैं। जैसे इंजीनियर होगा तो सब इंजीनियर साथ लेके जाएगा, और अदर पर्सनल, मिसाल के तौर पे टाइपिस्ट, उनको साथ ले जाएगा। तो जो टेक्निकल लोग काम करने जाते हैं ज़रूरी नहीं खुद जाएं, साथ अपने टेक्निकल टीम भी लेके जा सकते हैं और पर्सनल लोग भी साथ लेके जा सकते हैं टेक्निकल सर्विस देने के लिए, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन एक चीज़ इसमें शामिल नहीं है, पैसे विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। ऐसे पैसे जो किस हेड में गिरेंगे? अंडर द हेड सैलरी। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर हैं जो कि होंडा में काम कर रहे हैं 8 घंटे। ना सिर्फ वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि वो 7 डेज काम कर रहे हैं, बल्कि वो 1 मंथ काम कर रहे हैं, बल्कि वो 1 ईयर काम कर रहे हैं, बल्कि वो 10 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये बंदा एम्प्लॉई होगा। ये वसीम अकरम की तरह नहीं होगा कि 2 घंटे के लिए गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरे दे के आ गया और कंसल्टेंसी फीस ले ली। ये एम्प्लॉई होगा। तो जो एम्प्लॉई 8 घंटे ड्यूटी करता है उसको जो पैसे मिलते हैं, ये उसकी इनकम टेक्निकल सर्विस की नहीं होगी, बल्कि ये इनकम किस हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। तो ऐसा मैनेजर, ऐसा टेक्निकल बंदा और ऐसा कंसल्टेंट जो 8 घंटे ड्यूटी करे जाके और दफ्तर में जाके, 8 में मिसाल दे रहा हूं, यानी ड्यूटी करे जाके और रोजाना आए, काम हो ना हो उसको आना पड़े, तो ऐसे बंदे को तो एम्प्लॉय कहा जाता है। तो उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो उसकी इनकम फ्रॉम कौन सी होगी? सैलरी। लेकिन अगर वसीम अकरम साहब 2 घंटे के लिए जाके मशवरा दे के आ जाए पीसीबी को, तो वसीम अकरम तो एम्प्लॉय नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उनको जो पैसे दिए जाएंगे वो होगी वसीम अकरम की इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विस। और टेक्निकल सर्विस के पैसे आमतौर पे गिरते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि मेन काम तो आपका नहीं है ना मशवरे देना वसीम अकरम का, बस जाके मशवरा दे के आ गया, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिर जाएगा। तो ऐसा टेक्निकल कंसल्टेंट या मैनेजर जो ड्यूटी कर रहे हैं किसी दफ्तर में, उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, डेट इज नॉट इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विस, हालांकि वो टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, एक और चीज टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन से बाहर गिर रही है, वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको घर बना के देना है 100 मिलियन का, और जो बिल्डर है बिल्डिंग का, उसको मैप बना के देना है 5 मिलियन का। तो मुझे बताएं, जो बिल्डर है वो रिसीव कितने करेगा आपसे पैसे घर बनाने के? बिल्डर रिसीव कितने करेगा पैसे? बोलें 105 मिलियन। उसमें 100 मिलियन वो आपसे घर बनाने के लिए रहे और 5 मिलियन आपसे टेक्निकल सर्विसेज के ले रहा है। अब ये टेक्निकल सर्विसेज होने के बावजूद भी अपनी हैसियत लूज कर जाएंगी। वजह यह है कि इसका काम है घर बना के देना, तो घर बना के देना तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी चाहिए सूली तौर पे, क्योंकि ये टेक्निकल सर्विस है। लेकिन ये टेक्निकल सर्विस छोटी होने की वजह से मेन काम घर बनाना था, अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगी, और ये पैसे सारे के सारे बिल्डर की इनकम फ्रॉम
बिजनेस में चले जाएंगे। तो ऐसी टेक्निकल सर्विस जिसके बैक एंड पे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, वो टेक्निकल सर्विस अपनी हैसियत खो देती है और गायब हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और सारे के सारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर के कहां चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, 5 मिलियन को टेक्निकल सर्विस के पैसे नहीं कहना। जल्दी नोट किया करें। ओके, पढ़ें जी। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। देखें जरा, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा इंग्लिश का फिक्रा ना याद करना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ये भी निकल रहा है टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन से। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर असेंबली और मिलता जुलता प्रोजेक्ट। असेंबली होता है प्लांट इंस्टॉल करना, तो घर बनाना नहीं, प्लांट इंस्टॉल करना। तो प्लांट इंस्टॉल करने से पहले भी उसका नक्शा बनता है, तो वो जो नक्शे के पैसे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह में नहीं जाएंगे, वो जो उसकी मेन इनकम होगी बिजनेस में ही जाएंगे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं टेक्निकल सर्विस होने के बावजूद टेक्निकल सर्विस के डेफिनेशन में फॉल नहीं करती हैं। अगर वो हमारा एम्प्लॉई है या अगर हम मेन सर्विस किसी बंदे को दे रहे हैं घर बना के देने की, और सब्सिडरी या छोटी सर्विस उसमें दे रहे हैं किसकी? मैप बना के देने की, जिसे आप टेक्निकल सर्विस कह सकते हैं। अच्छा, ये डिविडेंड के डेफिनेशन में स्किप कर रहा हूँ, ये पूरा पेज 58। ये 5-7 मिनट में ये पेज ख़त्म करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट एंड अमेंडेड असेसमेंट। तो ये असेसमेंट का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 15, जिसमें हमें 3 दिन लगेंगे। तो अभी मैं आपको नहीं समझा सकता कि प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है और अमेंडेड असेसमेंट क्या होती है, लेकिन लफ्ज़ याद कर लें, प्रोविजनल असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट। असेसमेंट ईयर, ये लफ्ज़ डिलीट हो चुका हुआ है हमारे लॉ से। ये एक ऐसा असेसमेंट ईयर था जो रिपील्ड ऑर्डिनेंस में एक्सप्लेन हुआ था। रिपील्ड ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। रिपील्ड का मतलब है अब वो डिलीट हो चुका है पाकिस्तान से, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चल रहा है। तो असेसमेंट ईयर का लफ्ज़ हमारे लॉ में डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में, हिस्ट्री की किताब में किसी में। चैरिटी क्या होती है? पुअर, एजुकेशन, मेडिकल या किसी भी जनरल पब्लिक की मदद करना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? आपके पास किताबें फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं, मेरे पास ये फाइल सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जैसे ईमेल्स वगैरह और ट्रांजैक्शंस अंडर दिस लॉ। आपको पता है ईमेल जब भी कोई चीज़ हो तो फाइल्स अटैच भी होती हैं, एनेक्सेस भी अटैच होते हैं। अकाउंट्स क्या होता है? P&L वगैरह, P&L वगैरह भी आप FBR को अपना भेज सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना आया। रिटर्न्स होती हैं जो आप सैलरी, बिजनेस कैपिटल इनको जमा करके FBR को जमा कराते हैं, रिटर्न्स।
नोटिस FPR वाले आपको भेजते हैं कि आपका टैक्स नहीं जमा हुआ इस साल का, हमने आपको नोटिस भेजा है। एंड एनी अदर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, सेंट, फॉरवर्डेड, डाउनलोडेड, रेड और प्रिंटेड बाय वन और सेवरल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से मुराद कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल। जी भाई आप पूछें। आप अकाउंट्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ना अल्फाज अभी याद कर लें बैठे बैठे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा? अटैचमेंट्स, एनेगियर्स, अकाउंट्स, रिटर्न्स, नोटिस एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। भेजी किससे जाए? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स से। क्या क्या हो सकता है? क्रिएट भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, अगले को सेंड भी हो सकती है, सेंड हुई भी फॉरवर्ड भी हो सकती है, सेंड हुई भी डाउनलोड भी हो सकती है, आप रीड भी कर सकते हैं और आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इनकम अंदर आए, इनकम अंदर आए नहीं, इनकम का मतलब अंदर आए नहीं है। इनकम इंक्लूड एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर दिस लॉ। सैलरी भी चार्जेबल है इस लॉ में, कैपिटल गेन भी चार्जेबल है। तो 1000 चीज़ों के साथ चार्जेबल लिखा होता है, हर चीज़ के साथ मुंह उठा के उसने चार्जेबल लिखा होता है। एनी अमाउंट, सब्जेक्ट टू को ज़रा आसान कर लेते हैं अंग्रेज़ी। सब्जेक्ट टू का आसान मतलब है ऑन विच, तो पेपर में भी ये आसान लिखाएंगे लफ्ज़, और विच का लफ्ज़ आगे से काट देते हैं। देखें देखें मैं क्या काट रहा हूँ, विच का लफ्ज़ आगे से काट देते हैं। अब इंग्लिश आसान करके पढ़ लेते हैं। एनी अमाउंट ऑन विच कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स इज ट्रीटेड एज फाइनल। मिसाल दें, ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स कटा और फाइनल बन गया। जल्दी जल्दी मिसाल दें, ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स कटा और फाइनल बन गया। डिविडेंड, डिविडेंड इनकम पे टैक्स कटा और क्या बन गया? फाइनल 15%। इंटरेस्ट इनकम भी कुछ केसेस में हमने कहा था फाइनल टैक्स रेजिम में। एनी अमाउंट assumed as income under any provision of this law। any amount assumed as income, क्या मतलब? any amount assumed as income, भाई घर किराए पे देना तो समझ आता है इनकम है, बिजनेस करना भी समझ आता है इनकम है, लेकिन लोन जो वापस कर देने, हमने पढ़ा था अगर वो लोन कैश फॉर्म में हो तो वो भी इनकम है। तो कभी कभी लॉ मेकर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती इनकम में डाल देते हैं, इसको कहते हैं ट्रीटेड एज इनकम। हालांकि वो इनकम होती नहीं, लेकिन लोगों की नज़र में नहीं है, लॉ मेकर तो उसे इनकम में डालेगा। तो लोन इनकम होती है या वापस करना होता है लोन? लेकिन अगर कैश में ले लें, इनकम है। एनी लॉस ऑफ इनकम। अच्छा, अकाउंटिंग वाले बड़े वेले हैं, जब भी बात करो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का लफ्ज़ बोलें। आज के बाद जब हमने इनकम का लफ्ज़ बोला ना, तो इसके ब्रॉड मानी होंगे। इनकम के लफ्ज़ से मुराद कहते हैं हमारी इनकम भी होगी, और इनकम के लफ्ज़ से मुराद आज के बाद लॉस भी होगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर का नाम बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम बिजनेस। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर का नाम होता है इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी। हालांकि लॉस इनमें आ जाते हैं, तो उसने बड़ी एक बारीक बीनी से काम लिया, उसने इनकम की डेफिनेशन में लॉस डाल दिया। हालांकि लॉस इनकम नहीं होती वैसे, लेकिन उसने इनकम की डेफिनेशन में लॉस डाल दिया ताकि लॉस का लफ्ज़ बार बार यूज ना करना पड़े। बस ये मकसद था। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस इनकम बन जाएगा, लेकिन इनकम की डेफिनेशन में लॉस आ गया, जाहिर बात है। जैसे घर में कभी बेटी को बेटा कह देते हैं, तो इससे यही मतलब होता है कि बस, तो समझ गए होंगे आप बात। तो इसलिए इसने इनकम की डेफिनेशन में लॉस को डाल दिया है। तो आज के बाद जब भी इनकम लफ्ज़ आएगा हमारे जहन में, तो हो सकता है इनकम ना निकले बल्कि लॉस निकल आए। ये एक बड़े पुराने लॉ में लफ्ज़ डिफाइंड हुआ हुआ है, इनकम ईयर मीन्स डिफाइंड इन पुराना लॉ। यही लफ्ज़ आपने याद करना है। नॉन प्रॉफिट इदारा, नॉन प्रॉफिट इदारा वो है जो 4 शर्तें पूरी करे। नॉन प्रॉफिट इदारा कौन है? जो 4 शर्तें पूरी करे। एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर और फॉर प्रोमोटिंग एन एमेच्योर स्पोर्ट। एमेच्योर स्पोर्ट वो होती है जो पाकिस्तान में नई हो, अभी इतनी आम ना हो। रग्बी हो गई, कोई भी गेम करा लें आप, बंटे खेलना नहीं। अच्छा, फाउंड बाय और अंडर अ लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट इदारे को आपने लॉ के तहत जाकर रजिस्टर करवाना है, हुकूमत के पास जाने और कहना है हुकूमत मैं नॉन प्रॉफिट इदारा हूँ, मुझे रजिस्टर करो। इसके बाद आपने जाके कमिश्नर के दरबार में हाजिरी देनी है।
अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, फिर आपने कमिश्नर के पास जाना है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। कमिश्नर आपको 2-3 साल के लिए रजिस्टर कर देगा। अगर बाद में साबित हो गया कि आप नॉन प्रॉफिट ही हैं तो फिर हो सकता है आपको ज़्यादा अरसे के लिए रजिस्टर कर दे। तो कमिश्नर आपको नॉन प्रॉफिट इदारा मान लेगा। इसके लिए आपको कमिश्नर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपील का एक फॉर्म बना हुआ है प्रेस्क्राइब्ड, फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अकम्पनीड बाय प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट। 7 डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे कि हमारा इदारा क्या है, क्या क्या करेंगे हम। एंड पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स, और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट घर नहीं लेके जा सकते, यानी जो चंदा आया वो आप घर नहीं लेके जा सकते। चंदा आप अपने घर नहीं ले सकते, चंदा दूसरों को घर लेके जाने दें, लेकिन चंदा अपने घर नहीं लेके जाना। तो अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो नो ड्राइंग्स की इजाज़त नहीं है। शायद बात आपको अब समझ आ गई है। तो ड्राइंग्स की इजाज़त नहीं है नॉन प्रॉफिट इदारे को। लेकिन एक बात यार, नॉन प्रॉफिट इदारा ना इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ये कोई इदारा होगा। नॉन प्रॉफिट इदारा मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल नहीं होगा ये। यानी कि उमर अपने आप को नहीं कह सकता मैं नॉन प्रॉफिट इदारा हूँ, इसको एक इदारा बनाना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब क्या है, ये ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये पास पेपर में सवाल आया था, क्वेश्चन 17। डॉक्टर जमाल इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल एज अ नॉन प्रॉफिट इदारा। ये हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे। तो कंडीशंस बताएं क्या पूरी करें। तो 4 कंडीशंस इसने पूरी करनी है, लेकिन एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, वो ये कि वो ये बात कि इंडिविजुअल कैनॉट बी अ नॉन प्रॉफिट इदारा। डॉक्टर जमाल अपने आप को नहीं कह सकता जमाल नॉन प्रॉफिट इदारा। ये अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल को क्या कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट इदारा। समझिएगा बात, बारीक सा फर्क है। अपने आप को नॉन प्रॉफिट इदारा नहीं कह सकता। जमाल लोगों के मैं नॉन प्रॉफिट इदारा हूँ, भाईजान आप नॉन प्रॉफिट इदारे नहीं है, लेकिन मेरी क्लिनिक नॉन प्रॉफिट इदारा है ये कह सकता है, मेरा अस्पताल नॉन प्रॉफिट इदारा है ये कह सकता है। तो मतलब ये है कि अपनी ज़ात के साथ नॉन प्रॉफिट इदारे के लफ्ज़ को नहीं जोड़ना, नॉन प्रॉफिट इदारे के लफ्ज़ को क्लिनिक या हॉस्पिटल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लफ्ज़ के साथ जोड़ना है आपने। और फिर शराइत कितनी पूरी करनी पड़ेंगी आपको, 4 शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। तो अगर डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल या क्लिनिक कोई बनाना चाहते हैं तो ये 4 शराइत पूरी कर दें, यू विल बी कंसिडर्ड एज नॉन प्रॉफिट इदारा। आपके इदारे को नॉन प्रॉफिट इदारा कह दिया जाएगा। लेकिन जमाल इन इट सेल्फ अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं नॉन प्रॉफिट इदारा हूँ, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है। रेजिडेंट टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हु इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। प्रिंसिपल ऑफिसर, आप कॉलेज आ रहे थे, बरकत मार्केट के इशारे पे आप रुके, कमिश्नर इनकम टैक्स ने आपको कहा भाईजान कॉलेज वालों ने टैक्स जमा नहीं कराया, ये ज़रा सफ़ा पकड़ें और कॉलेज वालों को जाके कह दें खुदा के लिए टैक्स जमा करा दें। आप स्टूडेंट हैं, आपने आके प्रिंसिपल साहब को सफ़ा पकड़ाया, प्रिंसिपल साहब ने सफ़ा फाड़ के फेंक दिया। क्यों? इसलिए कि FBR वालों ने गलत बंदे को सफ़ा दिया। सफ़ा देना चाहिए था ऑफिसर को, किसी सफ़ा स्टूडेंट को देना नहीं चाहिए था। आप J डॉट के ऊपर सूट खरीदने जा रहे थे, रास्ते में आपको कमिश्नर मिला, उसने कहा J डॉट वालों को कहना टैक्स जमा नहीं कराया, और आपको एक सफ़ा भी पकड़ा दिया। आपने जाके J डॉट वालों को हैंड ओवर किया, J डॉट वालों ने कहा सॉरी हमारे दफ्तर के किसी बंदे को दें, आप कौन है हमें आके दे रहे हैं सफ़ा। तो जब भी FBR वाले कम्युनिकेशन करें तो रेलेवेंट पर्सन को कम्युनिकेट करें या जिस मर्जी चाहे को कम्युनिकेट कर दें, और वो जो रेलेवेंट पर्सन होगा वो उस ऑफिसर का वो उस दफ्तर में प्रिंसिपल ऑफिसर समझा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू अ कंपनी और विद रेफरेंस टू एन AOP इंक्लूड अ डायरेक्टर को दे दें लेटर, नहीं मैनेजर को दे दें, सेक्रेटरी को दे दें, एजेंट को दे दें, अकाउंटेंट को दे दें, किसी भी सिमिलर ऑफिसर को दे दें आप, लेकिन ऑफिसर को दें, ये नहीं कि चलते फिरते सड़क पे बंदे को दे दें। एंड एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, या किसी भी ऐसे बंदे को दे दें जो कंपनी की मैनेजमेंट चला रहा है उसको दे दें आप, और एन AOP जो AOP की मैनेजमेंट चला रहा है। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा एडमिन मैनेजर हूं मैं फलां जगह पे, तो एडमिन मैनेजर को दे दें आप। ऑन होम, जिस पर कमिश्नर ने वो सर्व किया नोटिस और ज्यूम किया है कि वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस, ट्रीट समझा, ये समझते हुए आप किसी भी बंदे को दे दें जो कि उस दफ्तर के अंदर एडमिन संभालता हो। ऑन होम, जिस पर कमिश्नर वो सर्व करे नोटिस, ये समझते हुए कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। क्यों का समझा कमिश्नर ने वो प्रिंसिपल ऑफिसर है? क्योंकि वो बंदा एडमिन संभालते हुए पाया गया।
तो जो बंदा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हुए पाया जाए उसको भी आप प्रिंसिपल ऑफिसर समझ के लेटर दे सकते हैं, जरूरी नहीं वो डायरेक्टर या सेक्रेटरी हो। लेकिन इन एनी केस एम्प्लॉइज को, सॉरी इन एनी केस कस्टमर्स को नहीं दे सकते, स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते आप। एम्प्लॉइज अगर वो मैनेजमेंट संभालता है, अगर मैनेजमेंट नहीं संभालता तो फिर नहीं दे सकते। पीएन को नहीं दे सकते, गार्ड को नहीं दे सकते, अनलेस कि वो मैनेजमेंट संभाल रहा हो। टैक्स पेयर, टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। टैक्स पेयर ऐसा बंदा होता है जो इनकम कमाए या खर्च करे, इनकम कमाए, हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। और टैक्स पेयर में कौन कौन आता है? एनी एजेंट ऑफ अ पर्सन, आपका एजेंट भी आ जाता है। कई दफा आप बाहर बैठे होते हैं, एजेंट आपके लिए पैसे कमा रहा होता है, एजेंट हु डिराइव्स, जो कमा रहा होता है आपके लिए पैसे। अच्छा, तो आप खुद भी टैक्स पेयर हैं या आपका एजेंट जो आपके लिए पैसे कमा रहा है वो भी क्या है? टैक्स पेयर। इसके साथ साथ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। इसकी मिसाल तो आपको कई दफा दी है। क्रिश्चियन कॉलेज is withholding agent, is withholding agent, is required to deduct tax on employee salary। ये लिखो, क्रिश्चियन कॉलेज इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी। इसलिए क्रिश्चियन कॉलेज को क्या कहा जाएगा? टैक्स पेयर। ये अपना भी टैक्स पे करता है और अपने एम्प्लॉइज का भी टैक्स काट के जमा करवाता है। ओके, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम और पे टैक्स अंडर दिस लॉ। किन लोगों ने पाकिस्तान में रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी होती है? एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 114 चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 114 चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। चलिए, अभी खुल नहीं रहा। चैप्टर 15 के पहले सफ़े पे ना लिस्ट दी हुई है, वो हमने डिटेल से देखनी है कि किन किन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर रिटर्न जमा करवानी है। उसमें वो लोग भी होंगे जिनके प्लॉट हैं, जिनके घर हैं और बला बला किस्म के लोग होंगे। वो चलें, जब जाहिर बात है चैप्टर आएगा तो देख लेंगे। मैं ऐसे ही आपको थोड़ी ज़्यारत कराना चाह रहा था। टैक्स क्या होता है जी? टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज अंडर दिस लॉ includes any penalty, fees or any other charge or any sum or amount leviable or payable under this law। leviable का मतलब है लगाई गई, तो इस लॉ में जो अमाउंट भी टैक्स के तौर पे लगाई गई उसे टैक्स कहा जाएगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है टैक्स की। बोर्ड हम आज तक वाइट बोर्ड समझते थे, लेकिन बोर्ड से मतलब है, आज पता चला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? अच्छा जी,
ये क्या है भाईजान? होंडा का लोगो या पेटेंट। अच्छा, ये पाकिस्तान वाले यूज कर सकते हैं पाकिस्तान में? कभी आपने किसी गाड़ी पे ये लिखा हुआ देखा? ये लिखा हुआ देखे गाड़ी पे किसी? रोजाना देखते हैं ना। तो ये किसने इजाजत दी होगी? ये इजाजत दी हुई है होंडा जापान ने। ये इजाजत दी हुई है होंडा जापान ने, जो जो मेन कंपनी है होंडा की, उसने इजाजत दी हुई है पाकिस्तान वालों को कि यार आप अपनी गाड़ी के पीछे ये एच का साइन लगा लो। और ये लोग इंजन भी जापान से इंपोर्ट करते हैं, बाकी गाड़ी पेंट पूंट और सारा काम इधर करते हैं, बाकी इंजन जापान से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो नाम यूज़ कर रहे हैं, तो ये नाम यूज़ करने की इजाज़त उन्होंने ली होगी या नहीं ली होगी? अच्छा, जब ये नाम यूज़ करते हैं तो नाम यूज़ करने पे कोई ना कोई पैसे भी उनको देते होंगे, कोई ना कोई पैसे भी उनको देते होंगे। मिसाल के तौर पे आप प्रिंसिपल साहब को कहें कि मैं क्रिश्चियन कॉलेज की ब्रांच पेशावर में खोलना चाहता हूँ जहाँ मैं बेसिक लेवल के पेपर कराऊँगा, मैं और मेरे दोस्त मिलके, तो आप नाम ले रहे हैं ना इनका। तो इसी तरह होंडा वालों ने भी अपना नाम दिया हुआ है, होंडा जापान ने। किसको? होंडा पाकिस्तान को। अब कौन रॉयल्टी नाम की पे कर रहा होगा और कौन रॉयल्टी रिसीव कर रहा होगा? पाकिस्तान पे कर रहा होगा और जापान वाले रिसीव कर रहे होंगे। तो बस ये एक छोटी सी डेफिनेशन है रॉयल्टी की, आसान सी। ये आज हम पढ़ के बस बात क्लोज कर रहे हैं, फिर और नहीं पढ़ेंगे आज। तो ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है। रॉयल्टी की डेफिनेशन अगले सफ़े पे है, तो ये थोड़ी सी बात आप लिख लें ताकि आपको याद रहे ये बात जो मैंने आपसे की है। जल्दी से लिख लें ताकि रॉयल्टी की मेन थीम आपको याद रहे। अभी मैं सारे नाम पढ़ाने लगा हूँ, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन, पता नहीं क्या क्या नाम है इन चीज़ों के, वो भी कुछ सूरतों में हो जाती है। होंडा पाकिस्तान रिक्वेस्टेड होंडा जापान टू अलाउ देम टू यूज एच लोगो। इसको पेटेंट भी कहते हैं। होंडा पाकिस्तान विल पे ₹50,000 पर कार टू होंडा जापान। तकरीबन इतने ही पैसे देते हैं इनको, ये सच्ची बात है। हर गाड़ी के बदले तकरीबन जापान वालों को हम पाकिस्तान से 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं टू होंडा जापान। दिस इज़ रॉयल्टी इनकम ऑफ होंडा जापान। ये होंडा जापान की रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड और पेएबल हाउएवर डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड। जैसे मर्जी निकले, इधर गाड़ियों की बेस पे निकल रही है, हो सकता है प्रोडक्शन की बेस पे निकले, किसी भी बेस पे निकले, हाउएवर डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड, जैसे मर्जी निकले। वेदर पीरियोडिकल, हो सकते हैं हर गाड़ी के पैसे अलग अलग भेजे जाते हों, और लम सम, या होते हैं महीने के एंड पे एक ही पेमेंट हो जाती हो। तो ये जैसे मर्जी कहते हैं पैसे दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ये सारा के सारे रॉयल्टी हैं। एक रॉयल्टी हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी जो ऑथर को मिलती थी उसकी किताब की। होंडा जापान ने यूज करने दिया है या राइट टू यूज दिया है अपना नाम, या कोई बाहर के मुल्क वाले अपना डिजाइन भी यूज करने दे सकते हैं, अपना मॉडल भी यूज करने के लिए दे सकते हैं आपको।
कोई इन्वेंशन भी आपको यूज करने के लिए दे सकते हैं। मैकडोनल्ड्स जो बाहर के मुल्क का है, उसने पाकिस्तान के मैकडोनल्ड्स को सीक्रेट फार्मूला दिया हुआ है, बर्गर बनाने का प्रोसेस दिया हुआ है, बर्गर बनाने का कोई ट्रेडमार्क दिया हुआ है, नाम वगैरह, और अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट्स। तो कोई भी चीज कहते हैं आप अगले बंदे को यूज के लिए दे दें अपनी, तो जिसको पैसे मिल रहे होंगे ये उसकी इनकम कौन सी होगी? रॉयल्टी इनकम होगी। रॉयल्टी इनकम किस हेड में जाती है? फिलहाल आप समझ लें अदर सोर्स में जाती है, लेकिन रॉयल्टी इनकम के ऊपर पूरी डिटेल में बहस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि रॉयल्टी इनकम कब कब किस किस सिनेरियो में कहाँ कहाँ जाएगी, वो चीज़ें नहीं है। ओके, ये हो गया जी पॉइंट ए। पॉइंट सी, द रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव। ऊपर लिखा हुआ था यूज ऑफ और राइट टू यूज, और नीचे लिखा हुआ है रिसीव ऑफ और राइट टू रिसीव, यानी विजुअल इमेजेस, साउंड्स और बोथ। तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वालों को कोई विजुअल इमेजेस भेज रहे थे बजरिया सैटेलाइट, तो बीच में अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान ने कहा यार मुझे भी दे दो, तो अफगानिस्तान वालों से भी अब हम रॉयल्टी मांगेंगे क्योंकि विजुअल इमेजेस तो पाकिस्तान के हैं, और उनसे भी रॉयल्टी मांगेंगे बांग्लादेश वालों से, और वो जो हमें रॉयल्टी देंगे वो रॉयल्टी हमें पे करके अपने टीवी पर, अपने रेडियो पर या अपने इंटरनेट पर इन विजुअल इमेजेस को चलाएंगे। जितना अरसा चलाएंगे उतना अरसा हम उनसे पैसे लेते रहेंगे। तो रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेजेस, साउंड्स और बोथ ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट। हमने सैटेलाइट के जरिए भेजे हैं उनको, या हमने केबल डाल के भेजे हैं, या हमने ऑप्टिक फाइबर के जरिए भेजे हैं, या सिमिलर टेक्नोलॉजी के लिए भेजे हैं, ताकि अगले लोग चलाएं उनको टीवी पे, रेडियो पे या इंटरनेट पे। तो हम पाकिस्तान वाले दे रहे हैं उनको, वो हमें उसका किराया दे रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी इनकम बन जाएगी? रॉयल्टी इनकम। कौन सी? रॉयल्टी किस हेड में जाएगी ये बड़ी डिटेल में बहस है पूरे लॉ में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, पॉइंट सी, फिलहाल आप बस सदर सोर्स में समझ लें। पॉइंट सी हो गया। डी, इसमें और टेक्निकल सर्विस में क्या फ़र्क है? एक डेफिनेशन हमने पढ़ी है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, एक डेफिनेशन है रॉयल्टी। इस पॉइंट में और उसमें क्या फ़र्क है? ये लाइन पढ़ के देखें, समझ आ रहा है? डब्बे वाला याद तो नहीं करना ना, ये तो समझने के लिए आपके। देखें, आपने इंटरनेट घर में सही करवाना है, तो आप उनको फ़ोन करते हैं भाई इंटरनेट ख़राब है, तो वो आपको कहते हैं भाई जान आप मॉडम के करीब हैं। आप कहते हैं नहीं करीब हो जाता हूँ। कितना करीब होना है? अच्छा, तो हम मॉडम के पास ही जाके बैठ जाते हैं। अब वो कहते हैं ये बटन ऑन है, ये लाइट क्या आ रही है, ये लाइट क्या आ रही है। अच्छा, फिर वो कहते हैं सर आपके पास अपना कंप्यूटर या लैपटॉप होगा? जी बिल्कुल है। अच्छा, उस पर जाके ये ज़रा आप प्रेस करें, ये नंबर लिखें आप, और इस वेबसाइट पर जाएँ। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये करते करते करते, तो वो आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं या बंदा भेज रहे हैं? नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और अगली दफ़ा आपको साइंसदान बने होते हैं, पहले वो वाले तजर्बे करके देखते हैं, फिर बाद में फ़ोन करते हैं। तो इसको कहते हैं नॉलेज शेयर करना। तो इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होता है कि पाकिस्तान में किसी भी कंपनी को कोई मसला आ जाए, न्यूक्लियर कंपनियों से मसला आ गया, तो उसने अमेरिका में किसी कंपनी को फ़ोन किया कि यार ये मसला आ गया है, तो वो सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करें आपसे, तो फिर आप उनको रॉयल्टी पे करेंगे। लेकिन अगर वो बंदे भेज दें ना, तो फिर वो टेक्निकल सर्विस बन जाएगी। तो जब अगर वो अपना सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हों, तो जो आप पैसे उनको दे रहे होंगे, तो इसको कहते हैं ऑन साइट सर्विस, यानी फिजिकल बंदे आके काम करके दें। और कई दफ़ा ऑन साइट नहीं आना पड़ता, खाली आपको फ़ोन पे नॉलेज कन्वे कर देते हैं। तो अगर खाली नॉलेज कन्वे किया जा रहा है ना, तो वो तो रॉयल्टी के डेफिनेशन में फॉल करेगा। लेकिन अगर वो बंदे भेज दें सर्विस देने के लिए, तो फिर उनकी जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम होगी? टेक्निकल सर्विस की इनकम होगी, वो टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो बारीक सा फ़र्क है, क्योंकि टेक्निकल लफ्ज़ इधर भी लिखा हुआ है, उधर भी लिखा हुआ है टेक्निकल लफ्ज़। यार किस हेड में जाएंगी रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस, ये पूरी बहस है जो आई के अपने एक दफ़ा सिलेबस में डाली थी और निकाल दी हुई है कि ये किस हेड में जानी है। द सप्लाई ऑफ, फिलहाल आप अदर सोर्स में समझ लो अपने सिलेबस के एतबार से।
द सप्लाई ऑफ टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और साइंटिफिक। अच्छा, ये मजे की बात आप देख रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल, इंडस्ट्रियल नॉलेज, एक्सपीरियंस और कमर्शियल नॉलेज, एक्सपीरियंस और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। अब याद कहां से करना है, चलें खैर है। तो ये असल में अल्फाज सबके साथ मिल रहे हैं, लेकिन नीचे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इन रॉयल्टी ओनली, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। इन कंट्रास्ट, बिलमुकाबिल, फी फॉर टेक्निकल सर्विस इन्वॉल्व द एक्चुअल रेंडरिंग ऑफ सर्विस बाय टीम। पूरी पूरी टीमें आती हैं, आप उनको 2-2, 4-4, 6-6 महीने होटलों में ठहराते हैं और वो टीमें आके आपको टेक्निकल सर्विस दे रही होती हैं। तो उधर फिजिकली टीम आएगी, टेक्निकल सर्विस के केस में इधर टीम नहीं आएगी, बल्कि टेक्निकल सर्विस में आपने देखा होगा लफ्ज लिखा होता है इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड अदर स्टाफ, वो साथ लेके आएंगे। तो उधर टीमें आ रही होंगी, इधर टीमें नहीं आ रही होंगी, इधर सिर्फ आपको क्या सप्लाई किया जा रहा होगा, नॉलेज सप्लाई किया जा रहा होगा। ओके, और आखिरी बात, एफ और जी कोई और चीज है बिल्कुल। आखिरी बात, ई, द यूज ऑफ और राइट टू यूज, बार बार लफ्ज यूज हो रहा है। एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कमर्शियल इक्विपमेंट और साइंटिफिक इक्विपमेंट। अच्छा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज करने दिया, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ये बात कंट्रास्ट कर रही है, हमने पढ़ा था लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में गिरता है, ठीक है जी। अब आज हम पढ़ें कि रॉयल्टी की डेफिनेशन में भी ये गिरता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को किराए पे देना, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो इन दोनों में एक फर्क इतना सा है सिर्फ, जो हमने पहले पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है। सुजुकी वालों ने होंडा एटलस कार से रिक्वेस्ट की कि हमारी कटिंग मशीन खराब हो गई है, तो होंडा कार्स वालों ने कहा हम आपको कटिंग मशीन अपनी इस्तेमाल करने देंगे, आप इधर आ जाएं लोहा लेके। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी सब किराए पे दे रहे हैं आपको, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप हमें लैंड का भी किराया देंगे, आप हमें बिल्डिंग का भी किराया देंगे, आप हमें हमारी मशीनों का भी किराया देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ मशीन का किराया दीजिएगा बस, और जितने 2-4-10 दिन के लिए आपको चाहिए वो आप आ जाएं, हम आपको इस्तेमाल करने देंगे। तो इसमें फिर लैंड एंड बिल्डिंग साथ किराए पे नहीं दी जा रही, सिर्फ क्या किराए पे दी जा रही है, मशीन किराए पे दी जा रही है। तो ये फिर किसकी डेफिनेशन में फॉल करेगा, रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी किस हेड में जाती है वो मैंने क्या बहस छोड़ें, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये जरा दोनों में ना एक फर्क है। तो यहां लिख लें, लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे नहीं दी जाएगी, खाली प्लांट थोड़े अरसे के लिए यूज पे दिया जाएगा। उर्दू में लिख लें, लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे नहीं दी जाएगी, साथ का लफ्ज जरूर लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे नहीं दी जाएगी साथ, बल्कि थोड़े अरसे के लिए प्लांट यूज के लिए दिया जाएगा। The use of industrial equipment, the use of commercial equipment, the use of scientific equipment. Okay. पाकिस्तान टेलीविजन ने रॉयल्टी पे की फॉर ब्रॉडकास्टिंग एन ESPN क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री। तो ESPN वालों ने क्या क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री बनाई, PTV वालों ने कहा हमें चलाने दो, ESPN वालों ने कहा हमें पैसे दो। तो वो जो पैसे दिए वो ESPN को आपने रॉयल्टी पे की है, क्योंकि उनके विजुअल इमेजेस या साउंड टाइप कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। तो बैक एंड पे थीम वही है जो पॉइंट सी में हमने पढ़ी थी। द यूज ऑफ और राइट टू यूज, बार बार लफ्ज यूज हो रहा है भाईजान, यूज ऑफ, राइट टू यूज, रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव, सप्लाई ऑफ, यूज ऑफ और राइट टू यूज, ये लफ्ज बार बार यूज हो रहे हैं। द यूज ऑफ और राइट टू यूज, कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी
आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक वर्क। आपने हैरी पॉटर से बात की बाहर के मुल्क में, भाईजान हमें पाकिस्तान में छापने दें किताबें, उन्होंने कहा चलो भाई भागो इधर से। आपने कहा हर किताब के बदले तुझे 100 रुपया दूंगा, उसने कहा डन हो गया, चलो एग्री करते हैं। तो आपने किसी और का लिटरेरी वर्क पाकिस्तान में छापा है, तो अब आप उसको उधर रॉयल्टी पे करेंगे। तो यूज ऑफ अ राइट टू यूज कॉपी ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टेप्स। फिल्म्स और वीडियो टेप्स कहाँ यूज होंगी? आप पाकिस्तान में अपने टीवी पे चलाएंगे, या पाकिस्तान में किसी टेप रिकॉर्डर पे चलाएंगे, या पाकिस्तान में किसी रेडियो पे चलाएंगे। बट एक चीज को इसने यहां से निकाल दिया बड़ा कैटेगोरिकली, यानी एक्सप्लिसिटली, वाज़े तौर पे उसने कहा बट शैल नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन, जो पैसे मिलेंगे फॉर द सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स। लेकिन अगर सिनेमा फिल्म्स की मद में पैसे मिले तो ये आपके जो है वो रॉयल्टी इनकम में नहीं जाएंगे। अब सवाल ये राइज होता है कि बाहर के मुल्क से हमने किसी बंदे को कहा हमें फिल्म चलाने दो, उसने कहा आप टीवी पे फिल्म चला लो, तो हम जो पैसे भेजेंगे उसको, वो उसकी रॉयल्टी इनकम है। फिर थोड़े अरसे बाद हमने उसको अगले साल कहा अब हमें दोबारा फिल्म चलाने दो, उसने कहा किधर? आपने कहा सिनेमा में चलाऊंगा, तो अब हमारा लॉ मेकर कह रहे हैं कि ये उसकी इनकम फ्रॉम रॉयल्टी नहीं है, ये इसकी कोई और इनकम है। कौन सी इनकम है इसको छोड़े परे, ये जो इनकम है ये कहां जाएगी, वेयर इट विल गो, ये आप सीए फाइनल में आपको पता चलेगा, वेयर इट विल गो। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह डालते हैं। मिसाल के तौर पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को खास तौर पे प्रॉपर्टी के चैप्टर से धक्के देके निकाला था। प्रॉपर्टी के चैप्टर जब पढ़े थे हमने उसे फौरन निकाल दिया था उधर से, अदर से उसके चैप्टर में लाके डाला भी था। तो ये जो सिनेमा फिल्म से पैसे आने से रॉयल्टी की डेफिनेशन से सिर्फ निकालना आपके सिलेबस में है, इसे डालना कहां है फिर? लीव इट, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। बस ये बताना चाहिए कि सिनेमा फिल्म से जो पैसे आए वो किसकी डेफिनेशन से बाहर निकाल दें? रॉयल्टी की डेफिनेशन से बाहर निकाल दें। और अगर आपने फिल्म टीवी पे चलानी है या रेडियो पे चलानी है, तो फिर जिस बंदे से इजाजत आपने ली हुई है और उस बंदे को पैसे दे रहे हैं, तो ये उसकी कौन सी इनकम होगी? रॉयल्टी इनकम होगी। तो ये मोहतरम सारी चीजें थी। आगे ये जो बात है ना अगली, ये ए से ई को रेफर कर रही है, ए से ई जो हमने पॉइंट पढ़ ली है उनको रेफर कर रही है। ये क्या बात है? ये बात है आप विजुअल इमेजेस चलाने लगे, आपको मसला आ गया, आपने जिससे विजुअल इमेजेस लिए थे उसे फोन किया, ओ भाईजान नहीं चल रहे विजुअल इमेजेस, उसने बंदे भेजे, लेकिन बंदे इतने नहीं भेजे कि टेक्निकल सर्विस देने लग गया, हल्की फुल्की मदद के लिए बंदे भेजे। तो कह रहे लॉ मेकर कि इन सारी चीजों के लिए हल्की फुल्की मदद ले सकते हैं आप बंदों की। कहते हैं इन सारी चीजों में मैं वाजे नहीं कह रहा कि बंदे आए ही ना, जाहिरी बात है अगर आपने किसी का इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इस्तेमाल करना शुरू किया है और आपने होंडा से कहा है कि मुझे कटिंग मशीन इस्तेमाल करने दो, तो होंडा अगर आपको कटिंग मशीन इस्तेमाल करने देगी तो हल्का फुल्का मसला तो आपको आना है। तो उसमें परमानेंट बेस पे आपने किसी बंदे से टेक्निकल सर्विस नहीं लेनी, वो तो फिर टेक्निकल सर्विस इनकम बन जाएगी। उसमें आपने घंटे दो के लिए किसी बंदे को बुला के होंडा के कहना यार जरा बता दें हमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो पॉइंट एफ में थोड़ा सा ठंडा हुआ और कहते हैं हल्की फुल्की सर्विसेज बंदों की यहां भी अगर मिल जाए ना तो मुझे एतराज नहीं है, ये पैसे स्टिल किसके डेफिनेशन में रहेंगे? रॉयल्टी की। लेकिन अगर बंदे ही आके बैठे रहे और सर्विसेज ही दिए जा रहे हैं तो फिर ये तो टेक्निकल सर्विस है। लेकिन अगर हल्की फुल्की मदद के लिए बंदे आ जाए तो कहते हैं कोई मसला नहीं। इसलिए उसने एक बड़ा सा लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया, सब्सिडरी। सब्सिडरी आपको पता है मेन काम नहीं है सर्विस देना, मेन काम नहीं, सब्सिडरी होते हैं नॉन कोर काम। बस असल में विजुअल इमेजेस चल नहीं रहे थे, आधे घंटे के लिए आपने किसी बंदे को बुला के कहा यार ये विजुअल इमेजेस चला के दे दो, तो इसकी कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इनकम रॉयल्टी की डेफिनेशन से बाहर नहीं निकल जानी, इनकम स्टिल किसकी डेफिनेशन में रहेगी? रॉयल्टी की। आपने मैकडोनल्ड्स की कोई क्या कहते हैं फ्रेंचाइज पाकिस्तान में खरीदी, अब आप मैकडोनल्ड्स की रेसिपी लगा रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं बन रही, तो आप 2-3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए किसी बंदे को बुला लें, लेकिन मतलब ये नहीं है कि वो टेक्निकल सर्विस आप देने लग गए आके, तो वो तो सिर्फ इस मद में देने आया है कि आप फार्मूला सही तरह लगा नहीं पा रहे। द सप्लाई ऑफ असिस्टेंस, बंदे आएंगे, द सप्लाई ऑफ असिस्टेंस, बंदे आएंगे, मदद आएगी आपको, डेट इज जरूरी, उसके बगैर गुजारा नहीं है, एंशिलरी होता है जरूरी। एंड सब्सिडरी, सब्सिडरी का क्या मतलब लिखूं? नॉन मेन अगर लिख दूं समझ आ जाएगा, नॉन मेन जो मर्जी समझ लें, बस मतलब समझ आना चाहिए। सब्सिडरी हल्की फुल्की। द सप्लाई ऑफ असिस्टेंस दैट इज मेन और दैट इज हल्की फुल्की फॉर एनी प्रॉपर्टी और राइट एज मेंशन्ड इन क्लॉज ए थ्रू ई। ए थ्रू ई की जगह आप लिखाएंगे पेपर में ऑल ऑफ अबव,
ए थ्रू ई तो नहीं पेपर में लिख के आएंगे ना, उसकी जगह लिखाएंगे ऑल ऑफ अबव। अच्छा ये क्यों सर्विस दी जा रही है भाईजान, क्यों बंदे आ रहे हैं बताएं जरा, जल्दी जल्दी बताएं। इट इज फर्निश्ड, क्यों 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 बंदे क्यों आ रहे हैं? एज ए मीन्स फॉर इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। वो विजुअल इमेज आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे, वो फिल्म चला ही नहीं पा रहे, वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट आप यूज ही नहीं कर पा रहे, वो पेटेंट और कॉपीराइट आपको इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा, वो आर्टिस्टिक वर्क आप यूज ही नहीं कर पा रहे, उसको एंजॉय करने के लिए आपने सिर्फ बंदा बुलवाया, वो आके हल्का फुल्का काम करके सब्सिडरी से काम करके चला गया। तो ये सब्सिडरी होने की वजह से रॉयल्टी की डेफिनेशन में ही रहेगा। इट इज फर्निश्ड, इट क्या? असिस्टेंस, इट से मुराद असिस्टेंस है ना। असिस्टेंस इज फर्निश्ड एज अ मींस फॉर एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट। ये आखिरी बात बड़ी धमाका है, आसान सी बात है, बहुत धमाका टाइप बात है। हैरी पॉटर ने सोचा कि भाईजान हम अपनी किताब ही प्रिंट कराना बंद कर देते हैं। आपने कहा यार ऐसा करो, फिर पक्की पक्की मुझे दे दो। अब आप फी किताब पहले 200 रुपया दे रहे थे, अब आप 200 नहीं देंगे, अब आप 2 करोड़ से भेजेंगे, क्योंकि अब आज के बाद आप ही उसकी किताब पूरी दुनिया में छापेंगे। तो कभी कभी बात यहां तक बढ़ जाती है कि चलते 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 जो चीज आपने किराए पे ली होती है वो हमेशा के लिए खरीद लेते हैं, जो चीज आपने किराए पे ली होती है वो हमेशा के लिए खरीद लेते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे फिल्म में उसने ये कहा था कि फिल्म जो है वो 4 दफा आप चलाएंगे बस, खत्म, टीवी पे 4 दफा चलाएंगे बस, हर दफा चलाने की ₹1,00,000 रॉयल्टी। 4 दफा चलाने के बाद आपने कहा ये फिल्म हमेशा के लिए मुझे दे सकते हो, मैं बांग्लादेश में चलाऊं, पाकिस्तान में चलाऊं, करोड़ दफा चलाऊं, मेरी मर्जी। उसने कहा इसके फिर ऐसा करो कि इसके फिर 2-3 करोड़ दे दो, तुम्हें याद हमेशा के लिए दे देता हूं। तो जिस चीज को आपने पहले रॉयल्टी पे लिया था अब आपने उसे बाय कर लिया है। तो ये जो बाय करके आपने उसको पैसे भेजे हैं, हैरी पॉटर को हर किताब के पहले आप 100 रुपया भेजते थे, अब आपने एक ही दफा करोड़ रुपया भेजा, ये करोड़ रुपया भी उसकी रॉयल्टी इनकम में जाएगा। ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है जी। द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी लिखे उर्दू में, मतलब अब उसने हमेशा के लिए आपको फॉर्मूला बेच दिया। फॉर्मूला मैं इधर से बोल रहा हूं देख के, फॉर्मूला आपने नहीं लिखना, विजुअल इमेज लिख लें, फिल्म लिख लें, जो मर्जी लिख लें, जो भी आपको समझ आ रहा है। अब उसने हमेशा के लिए आपको फॉर्मूला बेच दिया, इसका मतलब ये तो अब आप भी आगे बेच सकते हैं, अब तो आपकी चीज बन गई ना। अब उसने हमेशा के लिए आपको फॉर्मूला बेच दिया, फिल्म हमेशा के लिए बेच दी, चलाने की इजाजत दी है, हमेशा के लिए बेच दी। तो ये भी किस इनकम में फॉल करेगा? रॉयल्टी इनकम में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अब ऐसा करें, इसको ना याद कर लें रॉयल्टी की डेफिनेशन को इधर ही बैठ के, और थोड़ा सा देखते हैं याद करने का तरीका, और इस तरह घर में ना याद किया करें, चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। देखें ज़रा कैसे याद करना है घर में। यूज ऑफ और राइट टू यूज, अगले नाम याद कर लें, पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और अदर मिलती जुलती प्रॉपर्टी। यूज ऑफ और राइट टू यूज का लफ्ज़ आपने अपनी तरफ डालना है, फिर आगे ये नाम याद करने हैं। आगे चलें, यूज ऑफ और राइट टू यूज, कॉपीराइट, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियोस इन कनेक्शन विद टीवी ब्रॉडकास्टिंग, नॉट इन कनेक्शन विद सिनेमा ब्रॉडकास्टिंग। सी में उसने लिखा तो कुछ हो रहा है लेकिन मैं पढ़ कुछ हो रहा हूं। राइट और यूज और राइट ऑफ यूज, या फिर रिसीट और राइट टू रिसीव। बार बार लिख रहा था पहले यूज और राइट टू यूज, इधर उसने लिखे रिसीट और राइट टू रिसीट। विजुअल इमेजेस, साउंड्स और बोथ इन कनेक्शन विद ब्रॉडकास्टिंग ऑन टीवी, रेडियो, इंटरनेट, थ्रू सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर और केबल और सिमिलर टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट, सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सप्लाई ऑफ टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल की जगह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का लफ्ज़ भी बोला जाएगा और साइंटिफिक का लफ्ज़ भी बोला जाएगा, और नॉलेज की जगह एक्सपीरियंस और स्किल का लफ्ज़ भी बोला जाएगा। यूज ऑफ अ राइट टू यूज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कमर्शियल इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट। सप्लाइंग असिस्टेंस, सप्लाइंग बट असिस्टेंस इज नेसेसरी बट सब्सिडरी।
ज़रूरी है बट मेन काम नहीं है, बट सब्सिडरी। एंड इट विल इनेबल यू टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, फिर इससे आप प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स एंजॉय करने लग जाएंगे। एंड इन द एंड डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी रेफर्ड इन अबव पॉइंट्स, पेपर में इस तरह लिखाएंगे रेफर इन अबव पॉइंट्स, और पेपर में ये तो नहीं लिख के आएंगे ये थ्रू ही। चलें बताएं बताएं जल्दी बताएं। यूज ऑफ अ राइट टू यूज, पेटेंट, डिजाइन, फॉर्मूला, सीक्रेट और फॉर्म, यूज और राइट टू यूज, कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक वर्क, फिल्म्स in connection with television or radio broadcasting but shall not include cinematographic films। अच्छा, तीसरा receipt of a right to receive visual images, sounds or both in connection with broadcasting on radio, TV और एक और बात लिखी हुई थी बाय सैटेलाइट, और वो थोड़ा आसान होता है चीज़ों को याद करना यार। देखें कितना इजीली याद हो रही हैं, बस घर जाते ही तो आधा घंटा लगा लिया करें, आधे घंटे में आपको एक सफ़र आराम से याद हो जाता है। पॉइंट 4 क्या था आगे? सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ये तो मेन बात हो गई। अब टेक्निकल की जगह 2-3 लफ्ज़ हो रहे हैं और नॉलेज की जगह एक्सपीरियंस और स्किल भी है। जी अगला कौन सा था? यूज और राइट टू यूज, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और कमर्शियल इक्विपमेंट। एंड अगला पॉइंट था सप्लाई ऑफ असिस्टेंस, बट असिस्टेंस इज एंशिलरी एंड सब्सिडरी एंड इट विल इनेबल अस टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड इन द एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। बस ठीक है, ये क्वेश्चन 18 करें और रिकॉर्डिंग बंद कर दो। क्वेश्चन 18 कर दें जी। हाँ जी, एनेक्जर्स होते हैं ईमेल वगैरह में, आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो, जैसे सेल का डाटा अलग बता दें, परचेज का डाटा अलग बता दें, इसे एनेक्जर्स कहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा यार सवाल है इधर कि आपने क्या क्या बताना है। स्मॉल कंपनी कौन सी है, पब्लिक कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। पब्लिक और प्राइवेट तो एक ही बात होगी ना, या पब्लिक है या प्राइवेट है, और दूसरी एक बात होगी या स्मॉल है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक और प्राइवेट तो आपको याद है। पब्लिक वो होती है फेडरल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर, फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर, या ऐसी फॉरेन कंपनी ने 50 से ऊपर जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने और किया हो, और स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये 5 चीज़ें कौन सी कंपनी है? पब्लिक। लेकिन स्मॉल कंपनी इतनी पहले की पड़ी हुई है कि भूल गई है, तो चैप्टर 4 में जाएं, रिवाइज करें स्मॉल कंपनी एक दफ़ा, उसकी डेफिनेशन, फिर आप इधर आ जाएं। जल्दी 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 खामोश, बस खामोशी से जाके रिवाइज करें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चैप्टर 4 में, पहले सफ़े पे है मेरे ख्याल से या दूसरे पे, पेज 32। जी भाईजान, कैपिटल रिजर्व्स कितने हों? एम्प्लॉइज, सेल, 2 कंपनियों को तोड़ के ना बने, बस इस किस्म की बातें। वापस आ जाएं। नहीं बस कर लो, वैसे बेहतर है, थ्योरी के लिए तो बेहतर होगा। आ जाए भाई इधर। मुझे पहले ना तीनों कंपनीज के बारे में बता दें, पब्लिक या प्राइवेट, पहले ये बता दें, फिर स्मॉल और स्मॉल की बहस मैं खुद करूंगा। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। ये लाइन 90% बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी कि तीनों अनलिस्टेड हैं। ठीक है जी, तीनों क्या हैं? अनलिस्टेड हैं। सर ये सवाल पूरा पढ़ना होता है पेपर में? हाँ बेटा, सवाल पूरा पढ़ना होता है, और अगर आप नहीं पढ़े तो ये आपका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। तो तीनों कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ये तीनों की तीनों अनलिस्टेड है। पहली बात तो ये हो गई। अगली बात, ये इन्फॉर्मेशन को मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये तो पब्लिक और प्राइवेट के लिए नहीं है, ये स्मॉल कंपनी के लिए है। तो फिलहाल मैं ज़रा पब्लिक और प्राइवेट वाली बहस पहले कर लूँ,
फिर बाद में मैं करता हूँ। अच्छा जी, 60% इसके शेयर्स ओन किए हुए हैं फॉरेन कंपनी ने। अच्छा, 60% शेयर्स ओन किए हैं फॉरेन कंपनी ने। मुझे ये बताएं कि अमेरिका में जितनी भी कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं ना, हमारी नज़र में अमेरिका में जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या हैं? फॉरेन कंपनीज। अमेरिका में कितनी कंपनीज होंगी? फॉरेन कंपनीज, यानी पाकिस्तान में हम बैठे हैं तो अमेरिका में कितनी कंपनीज होंगी? अमेरिका में लाखों कंपनीज होंगी। उन लाखों में से अमेरिकन गवर्नमेंट ने 100% कितनी कंपनीज ओन की होंगी? लाखों में से 99,000, 1 लाख में से 99,000 या 1 लाख में से कोई इक्का दुक्का ओन की होंगी। गवर्नमेंट का तो काम नहीं होता कंपनीज ओन करना। तो भाईजान यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि इस फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट ओन कर रही है? इस फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही। तो अपने से नहीं समझ लेना गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कंपनियां ओन करते फिरे। तो इसलिए आपने कहना है कि इसको फॉरेन गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही इस कंपनी को, इसलिए तो ये कंपनी ने, अगर फॉरेन कंपनी ने हमारे शेयर खरीद भी लिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए लिमिटेड विल बी अ प्राइवेट कंपनी। हाउएवर, इफ क्वेश्चन वुड हैव टोल्ड अस that this foreign company is 100% owned by foreign government, then it would have been a public company, लेकिन फिलहाल ये प्राइवेट कंपनी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ओन नहीं किया हुआ फॉरेन कंपनी को। ऐसा ही है ना? आगे चलें। और जबरदस्ती आप करार दे रहे थे अब। वैसे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर की जितनी कंपनीज हैं उनको बाहर की गवर्नमेंट ने 100% ही खरीदा होता होगा ना? वो गवर्नमेंट का कहाँ काम है कंपनियां खरीदना? तो अजम्पशन वो लेते हैं जो हकीकत के करीब हो। तो ये प्राइवेट हो गई। आगे चलें। 40% of shares are held by provincial and 40% प्रोविंशियल ने खरीदे हुए, 40% फेडरल ने। दोनों ने मिला के कितने खरीदे हुए हैं? 40%। तो अब बता दें 50 से ऊपर गया काम तो अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर यहां 52% होता तो अच्छा, अब सवाल मैं आपसे ये पूछने लगा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट का अकेले खड़े होकर 50 से ऊपर जाना जरूरी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अकेले खड़े होकर 50 से ऊपर जाना जरूरी है, या दोनों का मिल के 50 से ऊपर जाना जरूरी है? तो भाईजान दोनों का मिल के 50 से ऊपर जाना जरूरी नहीं है। दोनों ने मिल के 50 से ऊपर चले भी जाएं तो ये कंपनी स्टिल प्राइवेट रहेगी क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50 से ऊपर जाए, दोनों मिलकर 50 से ऊपर ना जाए। तो ये बात तो मैंने कई दफा क्लास में की हुई थी। फेडरल गवर्नमेंट खुद 50 या उससे ऊपर जाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद 50 या उससे ऊपर जाए। अगर दोनों मिलकर 50 से ऊपर चले जाएं, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 30% खरीदे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने 30% खरीदे हुए हैं, दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। वाई? किसी ने भी 50 से ऊपर नहीं लिया। तो अगर 52 भी होता फिर भी ये कंपनी स्टिल क्या थी? प्राइवेट। और 40% ईच नहीं लिखा हुआ, गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है दोनों ने मिला के 40% शेयर ओन किए हुए हैं। बहरहाल दोनों मिला के 50 भी कर लेते तो स्टिल ये कंपनी क्या थी? प्राइवेट। सी 100% शेयर्स और हेल्ड बाय अ लोकल ग्रुप। चंद पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने इस कंपनी को 100% खरीदा हुआ है। प्राइवेट कंपनी है ना, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, ना इसे फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, ना इसे किसी कंपनी ने खरीदा हुआ है जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, ना ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ऊपर लिख दिया अनलिस्टेड है, तो ना ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो जब चारों बातें नहीं पाई जा रही है, कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी। अब थोड़ा बहुत लिख के भी आना था, यानी कि थोड़ा बहुत बता के भी आना था। अच्छा, एक चीज़ ना बड़ी मज़े की थी इधर, क्या सवाल में, ऑल्सो स्टेट द एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपनीज। कहते हैं वो एडिशनल डाटा बता दो जो आपको चाहिए होता तो ज़रा अच्छा नतीजा हो जाता। मेरे ख्याल से ये ए लिमिटेड में हम एक लफ्ज़ लिख के आ सकते थे कि अगर ये फॉरेन कंपनी के बारे में पता होता कि इसको फॉरेन गवर्नमेंट ने 100% ओन किया हुआ है तो शायद हम अच्छे नतीजे पे और भी पहुंच जाते, लेकिन अभी नहीं दिया हुआ तो इसलिए इस कंपनी को हमने क्या समझा? प्राइवेट कंपनी। तो ये एक अजीब सी रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा टेक्निकल किस्म की, कि अगर कौन सा डाटा आपको दिया होता तो और ज्यादा बेहतर नतीजे पे आप पहुंच जाते। बहरहाल फिलहाल हम तीनों कंपनीज को क्या बनाया हमने? ए लिमिटेड कैन नॉट बी क्लासिफाइड, दूसरा पैरा पढ़ें। A limited can be classified as private company. 60% of shares are held by foreign company. If foreign company is 100% owned by foreign government, then A limited would have classified as public. As the ownership of foreign company is not known, we cannot classify it as a public company. Done. B limited can be classified as, because neither the provincial government nor the federal government own 50 or more of the shares of the company.
एंड तीसरा, सी लिमिटेड कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट, बल्कि विल बी क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट कंपनी एज 100% शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनीज विद लोकल ग्रुप एंड नॉट विद प्रोविंशियल, नॉट विद फेडरल एंड नॉट विद फॉरेन गवर्नमेंट। डन जी। सर बी वाले पॉइंट में अगर 40 से अबव होता मतलब 50 से अबव होता तब भी अनलिस्टेड तो इन केस होती है प्राइवेट नहीं, अगर गवर्नमेंट किसी अनलिस्टेड कंपनी के, फेडरल गवर्नमेंट अकेले 52% शेयर ओन कर ले तो उसका अनलिस्टेड के लफ्ज़ को इग्नोर किया जाएगा और वो कंपनी पब्लिक समझी जाएगी, ये मैंने बताया। तो फेडरल गवर्नमेंट किसी के 50 से ऊपर ओन कर ले, चाहे वो अनलिस्टेड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पब्लिक कहा जाएगा उसको। अच्छा चलिए जी, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पेज 32 पे आपने बताई है मुझे। कैपिटल जमा रिजर्व 50 मिलियन से कम हो, एम्प्लॉइज 250 से कम हो, सेल 250 से कम हो 250 मिलियन से, और पुरानी कंपनी को तोड़ के ना बने, और सारी बातों के दरमियान एंड है, यानी सारी की सारी बातें पाई जाएं। अच्छा, ये कैपिटल है, ये रिजर्व्स हैं और ये सेल है। तो जिसको मैंने रेड से सर्कल किया उनको मुझे जमा करना पड़ेगा, ये प्लस का लस लिखा हुआ है ना, उनको जमा करना पड़ेगा, और जिसको मैंने ग्रीन से सर्कल किया उसे जमा नहीं करना पड़ेगा। और सवाल में लिखा हुआ है कि और क्या डाटा आपको चाहिए होता, एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें चाहिए था, एम्प्लॉयज़ का डाटा होता तो एक अच्छे नतीजे पे हम पहुंच जाते, लेकिन एम्प्लॉयज़ का डाटा सवाल में अवेलेबल नहीं है। अच्छा पहले इनके टोटल बता दें, 110 नहीं माइनस ही होगा ना, प्लस तो मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। 45 लॉस आ गया ना कंपनी को, 45। अच्छा, जिस कंपनी का कैपिटल 110 है वो कंपनी स्मॉल, अब मैं इसकी सेल को देखूंगा ही नहीं, वजह बताएं भाईजान। एक चीज भी आपके ऊपर निकल गई तो अब स्मॉल नहीं है। अब आप चीखें, शोर मचाएं, चिल्लाएं कि मेरे 250 की जगह मेरे तो 15 एम्प्लॉइज हैं, और भाईजान बंदा तुम्हें चपेट मारे, तुम्हारे 15 एम्प्लॉइज हैं, तुम सरमाया देख रहे हो अपना, 110 मिलियन तुम्हारा सरमाया है, तुम कहां से स्मॉल कंपनी हो। तो एक बात भी पूरी हो जाए ना तो ये कंपनी स्मॉल नहीं रहेगी, इसलिए पहली बात पूरी हो गई है, इसलिए मैं सेल को लिफ्ट भी नहीं कराऊंगा, मैं सेल को ऐसे देखे बगैर आगे चला जाऊंगा। हाँ, सेल को लिफ्ट भी नहीं कराऊंगा, सोल्यूशन मैं ऐसे लिखाऊंगा, और मुझे एम्प्लॉइज भी नहीं चाहिए। आप इधर मैं ये नहीं लिखूंगा अगर तुम एम्प्लॉय देते तो मेरा नतीजा बदल जाता, एम्प्लॉइज क्या, एम्प्लॉइज के बड़े भी दे देते तो मेरा नतीजा ना बदलता, तो एम्प्लॉइज देने से मेरा नतीजा क्यों बदलना था। तो अब मैं जवाब दे के आऊंगा, दो द सेल इज लेस देन 250 but capital and reserves exceeds 50 million, so that is enough for making it that is enough to call it not as a small company। ये काफी है कहने के लिए कि ये स्मॉल कंपनी नहीं है। एक चीज भी ऊपर निकल जाए, एक कंपनी के एम्प्लॉइज 251 है, उससे कोई सवाल ना पूछें आप, खत्म होगी बात, तो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती किसी भी तरह। वो कंपनी चाहे सेल इस साल 0 करे, आप उसे कहेंगे 250 एम्प्लॉय का चार्ट डालना तुमने, 251 एम्प्लॉइज हैं, इतनी बड़ी कंपनी हो तुम। यार इसमें मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? एक्सेलेंट, नहीं चाहिए थी, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मुझे जरूरत नहीं थी, मिल भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था मेरे डिसीजन पे। आगे ये बताएं, पेड अप कैपिटल टोटल रिजर्व की बुनियाद पे आपको स्मॉल लग रही है? सेल भी 250 से कम है, स्मॉल लग रही है? पता नहीं एम्प्लॉइज कितने हो सकते हैं 270 हो सकता है, हो सकता है, इसीलिए सवाल ने डाला स्टेट द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच मे बी रिक्वायर्ड। इसमें मेरे ख्याल से उसको बता के आए हम। अच्छा सवाल है ना, मुंह में पानी आ रहा है, अच्छा सवाल है। क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं, बोलो 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 बोलो। बी कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज इट्स टर्नओवर इज लेस देन इट्स शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स आर लेस देन। इतना सा लिखने के भी आपको नंबर मिलेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली बात अब ना भी लिखें तो आई कैप इतना तो अपने नॉलेज करेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, यानी कब बनी थी और तोड़ के तो नहीं बनी, शुड हैव बीन गिवन टू रीच अ कंक्लूसिव डिसीजन। ये गिवन अगर तुम कर देते तो मैं किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाता, लेकिन फिलहाल मुझे अब स्मॉल लग रही है, मैं क्या करूंगा। डान, दोनों चीजें नीचे थी, काश एम्प्लॉइज दे देता तो वो भी नीचे होते, फिर तो बिल्कुल हम मजे में होते, दल में ना होते। इधर बताएं जी, ये 50 से कम है,
ये 250 से, सिर्फ इसकी सेल 250 से ऊपर होना ही इसको स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से बाहर निकाल देता है। अब दीवाना बार हम एम्प्लॉयज ढूंढें या इस कंपनी से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछने की जरूरत आपको महसूस हो रही है? वैसे मुझे तो नहीं जरूरत महसूस हो रही। किसी में क्लास में किसी को जरूरत महसूस हो रही हो तो इधर आ जाए, मैं उसको स्टिक से जरा समझाता हूँ। जरूरत महसूस हो रही है किसी को? जरूरत महसूस हो रही है किसी को? नहीं जरूरत महसूस हो रही। ठीक है, जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है ना, अगला लेक्चर कल सैटरडे को अपलोड होगा और उसके बाद फिर फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे और सैटरडे का प्रॉबेबली लेक्चर ऐसा हो, शायद हम इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर शुरू कर लें, शायद, अब मुझे नहीं पता, मैं सोचूंगा इस पर। तो फ्राइडे सैटरडे को अगर सैलरी का चैप्टर शुरू कर लिया तो फिर वो मंडे को लेना आपके लिए ज़रूरी होगा, फिर ही आपको बात समझ आएगी। ठीक है जी, ओवर।